अच्छा देखो, क्या हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। 1773 से 1858 तक का हमने ये पढ़ा, ठीक है। और फिर 1858 से 1947 तक हम पढ़ेंगे क्या, क्राउन रूल, ठीक है। हमने अभी तक कंपनी रूल खत्म कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े। हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसमें आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, कब, 1773 का। इसमें क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा हल्का सा बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि क्या गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो अब क्या बन गया है, गवर्नर जनरल बन गया है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है, ठीक है, ये बन गया था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ चुकी है 4 मेंबर्स की, ठीक है, आ चुकी है। और पहला जो गवर्नर जनरल था वो वैरन हेस्टिंग था, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 है हमारे पास, कौन, बॉम्बे, और बॉम्बे के साथ मद्रास, और कौन है बताओ, क्या, और बंगाल, ठीक है। तो अभी मेन कौन है, बंगाल है, तो बॉम्बे और मद्रास को इन दोनों के सबॉर्डिनेट बना दिया था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट अब नहीं होंगी, ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ही सबॉर्डिनेट रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर इस समय पर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी आ गया कब, 1774, बिकॉज 1773 का तो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भी आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 1 जज और 3 लोअर जज आ गए, ये एलिजा एमपी थे, ठीक है। और बाकी ये 3 जो है नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखते हैं, कोई भी प्राइवेट आप नहीं कर सकते, प्राइवेट भी आप नहीं कर सकते, और आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और ब्राइब नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये भी आपको बैन कर दिया गया। तो इस सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में थी। अभी रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए हमारा एक्ट आया 1781 का, कौन सा, इस एक्ट को बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है समझते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि फिर अगला वाला जब उठाएंगे ना तो थोड़ा और अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को क्या गया, निरस्त कर दिया गया। यानी अब वो ना ही गवर्नर जनरल पे और बंगाल पे कुछ कर सकता है, ना ही उसके सर्वेंट्स पे कर सकता है, उसके जुरिस्डिक्शन से हटा दिया, यहाँ से उसका रेवेन्यू मैटर भी हटा दिया, ठीक है, रेवेन्यू मैटर भी हटा दिया, और ठीक है, रेवेन्यू मैटर भी हटा दिया। और तुम्हें जो भी जुरिस्डिक्शन जो था, हाँ, तो इसको बोला गया कि हिंदू उसको हिंदू के हिसाब से देखोगे, और मोहम्मद को मोहम्मदन लॉ के हिसाब से देखोगे, ये देखोगे, ठीक है। और प्रोविंशियल कोर्ट्स जो होंगी, प्रोविंशियल कोर्ट भी डायरेक्ट इसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि वो पहले किसके पास जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाएंगे, फिर वो किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ये रिवीजन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और गवर्नर जनरल के पास पावर आ गई कि अब वो फ्रेम कर सकता है, रेगुलेशन दे सकता है, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इन सबको खत्म करने के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, हमने चार्टर भी पढ़ लेते, राइट, हाँ। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का। 1784 में सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहली बार कमर्शियल और पॉलिटिकल, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल, दोनों के दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला गया आप कमर्शियल देखो, पॉलिटिकल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पर नई बॉडी को लाया गया, और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा डबल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछे कि डबल गवर्नमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि डबल गवर्नमेंट किस वाले एक्ट से स्टार्ट हुई, डबल गवर्नमेंट, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। सॉरी, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरा रेंज भी यही तक ही है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी बात करते हैं, और इसमें क्या था यहाँ पर, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी पावर आ गई कि वो मिलिट्री और जितने भी सिविल राइट्स होंगे, जितने भी रेवेन्यू चीज़ होंगी, ये सब के ऊपर यहाँ पर देखेंगे, इनका काम कमर्शियल चीज़ आ चुका है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कंट्रोल आ चुका है कंपनी के अफेयर्स में। ये मैंने पिछले में डिटेल में समझाया अच्छे से, क्यों कैसा क्या है। अभी रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1786 का। अब 1786 का एक्ट जो है, एक्चुअली में 1786 का एक्ट कोई आता नहीं, पर 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगा कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दो, प्लस मुझे ओवरराइड करने की पावर दे दो, पावर करने की दे दो। क्यों, क्योंकि मुझे अगर कोई भी चीज़ को एक्सेप्शन केस में मुझे ओवरराइड करना है तो मैं कर सकूँ, मुझे ये पावर दे दो, ठीक है। अब ये पावर तो हमने कहा ठीक है हम दे देंगे, ठीक है, ये पावर हम दे देंगे, बट कैसे देंगे, क्यों देंगे, किस लिए देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं, ठीक है। तो 1793 में हमारा पहला एक्ट आया, चार्टर एक्ट। अब देखो क्या है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चार्टर 1793 में 20 साल बाद 1813 में
20 साल बाद 1833 में और 20 साल बाद 1853 में। ये 4 सालों के एक्ट आए हैं। इन चारों सालों में क्या क्या हुआ है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, तो इन चारों स्टेट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। चलिए अगला लेके चलते हैं, इसी को समझते हैं, अगला इसी में समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स डाइव इट हेयर, आई होप यू कैन सी इट, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या है इसमें, समझते हैं इसको। इसमें क्या है कि 1793 का अभी क्या है यहाँ पर, पहली बात तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो गया है, यहाँ पर इनकी पावर सिर्फ बंगाल तक ही नहीं है, ये मद्रास और बॉम्बे तक इनकी पूरी की पूरी पावर आ चुकी है। और अब ट्रेड मोनोपोली जो थी, ट्रेड मोनोपोली क्या था होता है कि उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो मोनोपोली करेगी, बट इसको अभी भी एक्सटेंड कर दिया 20 साल के लिए, यानी अभी भी सिर्फ भारत पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज़ और बोली गई कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो तब तक काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसे अपॉइंट नहीं किया जाए, तो काउंसिल का मेंबर वो नहीं होगा जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि हाँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ हैं, ठीक है, इन सब की जो है वो इंडियन रेवेन्यू से ही उनकी सैलरी दी जाएगी। तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो पहली बार इंडियन रेवेन्यू से ही इनकी सैलरी देने का डिसाइड कहाँ से हुआ 1793 से हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1813 का, ठीक है। 1813 के एक्ट में हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड मोनोपोली हट गई। देखो पहले नहीं हटाई है, दूसरे वाले में उन्होंने कहा ट्रेड मोनोपोली को हम हटा देते हैं, ट्रेड मोनोपोली एकाधिकार जो होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अब जितने भी ब्रिटिशर्स, ऑल ब्रिटिशर्स आर अलाउड टू कम इंडिया एंड हैव अ ट्रेड, वाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास ब्रिटिश की सॉवरेनिटी आ चुकी है, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन ऐड हो गया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स आप टैक्स लगा सकते हो, टैक्स इम्पोज कर सकते हो, किसी को पनिश कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट 1813 के बारे में बस इतना ही है, 1813 में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी ट्रेड मोनोपोली जो होती है वो एबॉलिश कर दी जाती है 1813 के एक्ट में, काफ़ी था। और कुछ बताओ, 1 लाख पर एनम जो था वो सेंक्शन किया जाता है इंडिया के एजुकेशन को करने के लिए, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो था उनको अलाउड था कि आप रिचेस जो टैक्स है, जितने भी रिच हैं उन पर आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो इतना चीज़ हो गया, ठीक है। 1800 कौन सा एक्ट है, 1813 का एक्ट है। ट्रेड मोनोपोली हटा दी गई है, ट्रेड मोनोपोली हटा दी है और सारे के सारे सिर्फ अलाउड किया है वहाँ के लिए, ठीक है, ठीक है। अब समझना, ट्रेड मोनोपोली हटा दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप, ट्रेड मोनोपोली तो हट गई है बट आपके पास कुछ चीज़ के अधिकार हैं अभी भी, कौन से, ट्रेड विद चाइना और टी के साथ, तो ये चीज़ें मानी जाएंगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1793 में जो हमारा एक्ट आएगा, जैसे चार्ट है ना 1799 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें 20 साल के लिए बढ़ा दिया, इसमें हटा दिया। अब 1833 में देखो इनके घोड़े लगाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है, पूरा करूँगा, ये रिवीजन कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं हो गया पर चलो कोई बात नहीं। 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ क्या समझते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, अभी इनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सीधे ब्रिटिश को क्या सीधे एंड कर दिया। अब इनसे बोला गया तुम सिर्फ क्या संभालोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव संभालोगे, ठीक है। जितने भी राइट हैं सारे के राइट्स जो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको अबॉलिश कर दिया गया, भाई बाहर में जाओ, ठीक है। एक लॉ कमीशन बनाया गया, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफिसर था, पहला लॉ ऑफिसर जो था, फर्स्ट ऑफिसर मैकेले कमेटी, मैकेले करके याद रखना, लॉर्ड मैकेले जो थे। परमानेंट नहीं थी, 4+1 मेंबर की थी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अब ट्रेड मोनोपोली हट गई ना, तो इस वाले एक्ट में क्या होगा, अब वो क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। कंपनी का अधिकार हट चुका है, पूरा ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ हटा दी 1833 में, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करूँगा। और बहुत सारे वो आए हैं, विलियम बेंटिक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हुए, ठीक है, यार ना। पहले ये विलियम बेंटिक बनता है, बेंटिक, ठीक है। तो मैं बताऊँगा पहले गवर्नर जनरल क्या था, वाराणसी था, और विलियम बेंटिक आ जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम कब आया था, 1786 के एक्ट में जब वो लेके आया था, ठीक है। तो यहीं पर इसका पहली बार आया था, 1793 का पहला चार्टर के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लेके आएगा। विलियम बेंटिक आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया विलियम बेंटिक, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मैं अगर देखूँ तो विलियम बेंटिक ने 1843 में
एबॉलिशन किया किसका? ऑफ स्लेवरी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। स्लेवरी का एबॉलिशन किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। काफ़ी सारे सुधार लाए गए और 1843 से पहले 1835 की बात भी है। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया किसका? इंडिया का। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश जो हो गई है वो बन चुकी है, ठीक है। अभी क्या है कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रलाइज था, ठीक है। तो आईपीसी की जो धारा 1834 से 1860 तक मैकेले के द्वारा ही दी गई। अटॉर्नी जनरल था इस समय मैकेले, ये था आईपीसी के बारे में भी यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा वो हो गया, पढ़ रहा हुआ रिवीजन है तो क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा। हम बात करते हैं लास्ट वाला एक्ट 1853 का, जहाँ पर अब इसके बाद हमारी कंपनी की मोनोपोली पूरी की पूरी हट जाएगी। लेट मी सी 1833 का कुछ और तो नहीं था। हाँ, 1833 के एक्ट में एक ये भी चीज़ थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको जो इंडिया बन चुका है, ठीक है, उसके पास सारे के सारे सिविल और मिलिट्री हो गए, सारे के सारे राइट्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हाँ, एक चीज़ और था, उसने बोला कि 1833 से पहले जितने भी एक्ट बने उन सबको रेगुलेशन बोला गया और उसके बाद वाले एक्ट को क्या बोला गया? एक्ट्स बोला गया। तो 1833 में ये कांड किया गया, ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है। ओके। हाँ, इसमें ना मैकेले कमेटी बनाई थी और वो चाह रहे थे कि हम इंडियंस को भी पार्ट दें, बट वो अपोजिशन कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, और एक्चुअली में इसकी शुरुआत करने से पहले ही इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। आते हैं 1853 का फाइनल चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। ये कहते हैं इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। पहली बात यहाँ पर याद रखना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया। लेजिस्लेटिव की होता है जो होती है जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव की होती है जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ओके, तो सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जो कैसे काम करेगी? मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, जहाँ पर कैसे ब्रिटेन में जैसे काम करती है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया, ओपन कंपटीशन सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर आईपीएस आईसीएस जो भी तुम कहते हो, आईसीएस की वो की रिटर्न एग्जामिनेशन 1853 में पहली बार किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी, याद रखना, डलहौजी। आईपीसी के मकैले थे ये 1853 में, लॉर्ड डलहौजी। आई थिंक तुम देख सकते हो उसको, अबे तो दिख ही नहीं रहा, अरे रुक जा, दिख रहा नहीं दिख रहा, ओ सॉरी, लॉर्ड डलहौजी, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यहीं तक दिखेगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी थे और देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी आ गए। और चीज़ क्या थी इसमें, ठीक है, पहले क्वालिफाई जो करते हैं आईसीएस के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और जो बनते सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसी कारणवश नहीं बन पाते हैं, फिर सत्येंद्रनाथ टाइगर हैं, तो टाइगर जो होते हैं वो बाजी मार लेते हैं, तो ये पहले ऑफिसर बनते हैं हमारे आईसीएस ऑफिसर। जो क्वालिफाई करते हैं वो सत्येंद्रनाथ बनर्जी करते हैं, फिर बनते कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, ठीक है। और 6 बीओडी जो थे वो टोटल 24 बीओडी थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है। बीओडी बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट, हाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, बट वो 6 हटा दिए गए थे, अब सिर्फ 18 ही रखे गए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और 4 मेंबर जो थे वो वो वहाँ से आए थे, लोकल प्रोविंशियल्स से आए थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है फाइनल में हमारी, ख़त्म होती है क्या? कंपनी रूल ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? कौन सा रूल? क्राउन रूल। चलो क्राउन रूल के बारे में पढ़ते हैं। क्राउन रूल आई थिंक हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये कैसा जाता है, ठीक है। क्राउन रूल के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये आता है हमारा क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन रूल, आई थिंक मेरा फ़ोन भी दिख रहा है साथ में, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, मेरा एक क्राउन रूल दिख भी रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, ओके यहाँ से दिख रहा है, तो स्टार्ट भी तो यहाँ से, भाई ध्यान रखना, ठीक है। क्राउन रूल, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है। क्राउन रूल देखते रहिए, आज खत्म करेंगे वाला पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे, लास्ट में इसको एंड करके हम नेक्स्ट टॉपिक लेके जाएंगे, ठीक है। रोज़ एक टॉपिक को खत्म करेंगे और आई थिंक 30 to 60 डेज में खत्म हो ही जाएगा। अभी क्या देखो, इसके पीछे थोड़ी सी वो मान देते हैं, 1857 की क्रांति है। 1857 की बहुत खतरनाक क्रांति है, रिवॉल्ट है, पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्यों होती है, किस लिए होती है, ये जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 1857 की क्रांति का देखा जाए, जिसको हम सेपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपॉय म्यूटिनी। आई गेस मेरा लिखा हुआ दिख रहा हो प्लीज़, हाँ दिख रहा है, सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और सारी की सारी पावर्स किस में डाल दी गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट में डाल दी गई, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो फीचर्स थे वो क्या थे समझते हैं, ठीक है।
अभी पहला 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 रूल लेके चले 1858 का पहला। अब जितने भी एक्ट आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। क्या आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। इस एक्ट के बारे में जान के तुम्हें बहुत खुशी तो क्या होगी। देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिख रहा है ना, हाँ, बंगाल जो था वो बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट करके बताओ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना। देखो नीचे कमेंट करोगे, समझाओगे, बताओगे, जो जो तुम्हें आता है एक्स्ट्रा डालोगे तो तुम भी सीखोगे और मैं भी सीखूंगा। मैं जब कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, थैंक्स कहूँगा तो तुम्हें भी देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई करो मोर टू मोर एंगेज रहने की। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वाइसरॉय बनेगा। ये वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, और ये कौन बनेगा वाइसरॉय? बताओ पहला वाइसरॉय कौन है? पहला वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर आ गया वाइसरॉय। ठीक है, याद रखना कंपनी रूल के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या। अब नई पोस्ट आई है, एक नई पोस्ट आई है, एक न्यू पोस्ट आई है। पोस्ट का नाम होगा सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे मैसेज कर देना, मैं नोट्स दे दूंगा यार। ठीक है, अभी यहाँ पर समझ लो। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया में 15 मेंबर थे। ठीक है, इन 15 मेंबर से 8 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद नहीं करना। और जो 7 मेंबर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। ठीक है, अब इसमें क्या है छोड़ दो। सैलरीज जो है वो इंडियन रेवेन्यू से आएंगी। ठीक है, वॉइसरॉय बन गए। कोड ऑफ डायरेक्टर देखो, COD हटा दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा दो, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 में मिंटो पार्क में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पढ़ा गया था। क्या? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। डबल गवर्नमेंट ये थी ना, डबल गवर्नमेंट एंड कर दिया डबल गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया है जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, आ गया। 15 मेंबर की काउंसिल होगी जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ये रहे, यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो कौन होगा? ये चेयरमैन होगा। किसका चेयरमैन होगा? काउंसिल का। काउंसिल कौन सी? 15 मेंबर की, जिसमें 8 ब्रिटिश क्राउन, 7 पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। ठीक है, ये लार्जली कन्फाइंड है, इंप्रूवमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जो इंडियन गवर्नमेंट में था। कहते हैं कि इसे इंग्लैंड के द्वारा सुपरवाइज किया गया और इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं लाया गया। ठीक है, तो यही आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद एक एक्ट और आया जो एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल दे दो, कुछ भी दे दो, डजेंट मैटर। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। अभी क्या हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमें ना ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? हमें पढ़े लिखे गूंगे बहरों की ज़रूरत है। पढ़े लिखे गूंगे बहरे मतलब वो सोचते थे इंडियन जो होंगे वो गूंगे बहरे होंगे, बट तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी कुछ लाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने पहले तो इनका नाम ही रख लिया, इंडियन काउंसिल एक्ट रख दिया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो फीचर क्या है, समझ ध्यान से। इन्होंने कहा कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई। ठीक है, इसमें 3 को मेंबर किया गया। लॉर्ड कैनिंग था ना, लॉर्ड कैनिंग बना ना, हाँ लॉर्ड कैनिंग, इसने 3 करवाया। ठीक है, 3 करवाया। राजा ऑफ बनारस, ठीक है, पटियाला, राजस बनारस हो गया, द महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर पटियाला राव। तो इन तीनों को करवाओ। ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्ट में भी समझाऊंगा अभी, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लो। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि आप क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स को जो है वो उनको दे दो वापस। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हुआ था, 1833 में हुआ था, ऑटोनॉमी मिल चुकी है, इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को 1937 में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब में नई प्रोविंस बन चुकी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। वाओ, बंगाल में और पंजाब में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। वाओ, एक पोर्टफोलियो का सिस्टम भी आ गया यहाँ पर।
ठीक है। पोर्टफोलियो का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसको लॉर्ड कॉनिंग ने किया था 1859 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, अभी सुन लो, अभी समझाऊंगा इसे कैसे। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, जो वाइसरॉय जो है मेन वाया, वो आपको फाइनल ऑर्डर दे देगा, फरमान तरीके का कह सकते हैं, ठीक है। जैसे काउंसिल ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके अलावा ये दे सकता है, वाइसरॉय ऑर्डिनेंस दे सकता है। और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी वो 6 मंथ होगी। यहीं से हम शायद इमरजेंसी के ऑर्डिनेंस के बारे में भी बात करते हैं, आज भी 6 महीने ही रहती है, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझते हैं क्या रहा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट को समझते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि वाइसरॉय जो था, वाइसरॉय की 2 काउंसिल आ गई, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई, और सॉरी दिख नहीं रहा होगा, हाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गई, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई, ठीक है। अब समझते ध्यान से, हुआ क्या, एग्जीक्यूटिव में तो 5 मेंबर रख दिए, लेजिस्लेटर में उन्होंने क्या किए कि 3 इंडियंस को ऐड कर दिया। कौन, पटियाला का किंग, बनारस का किंग और ग्वालियर का किंग दिनकर राव, ठीक है, ठीक है। अभी माना जाता है कि 1862 में, 61 की 62 है, यहाँ पर इसको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट के लिए भी चूज किया जाता है, इंडियन डिपार्टमेंट के लिए भी इसको चूज किया जाता है, किसको, लॉर्ड कैनिंग को, एग्जैक्टली, ठीक है। 1861 में इन्होंने ऑर्डिनेंस पावर दी। अब ऑर्डिनेंस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 123 और 213, ये किसकी बात है, ये प्रेसिडेंट है और ये गवर्नर है। आज भी ऑर्डिनेंस पावर यहाँ पर दी गई है, आर्टिकल नंबर 123 और आर्टिकल नंबर 213। 1862 में ही 3 हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 3 हाईकोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और 1800, यही है ना 59 की ना, हाँ। तो देखो 1885 के बारे में बात करते हैं। क्या हमें 1885 के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद का जो एक्ट आएगा वो 1892 का आएगा एक्ट आएगा। अब 1892 के एक्ट आने से पहले 1885 में एहो ह्यूम के द्वारा जो फाउंडर हैं, ठीक है, उस समय जो वाइसरॉय थे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 84 से 88 के बीच में जो थे वो कौन थे, डफरिन। तो डफर कह सकते हैं हम, ने अलाउ कर दिया कि भाई एओएम की प्रेजेंस में हमें कांग्रेस, जो यूएसए में कहा जाता है इनको, तो दे दिया। वो चाहते थे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उन्हें चाहिए सिविलाइज लेबर चाहिए थे, और मेन काम जो था कांग्रेस का वो पहले ये था कि वो क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके हमें, ठीक है। अभी देख लो, पहले पहला 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 सेशन हुआ, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे, समझना। 28 दिसंबर वो हुआ, WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। और 1891 में आप नहीं यकीन करेंगे कि इंडियन नेशनल वर्ड जो था उस कांग्रेस में दादा भाई नारोजी के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया, यानी अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अभी हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ ऐसा वो ये वो, हम मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, पर हमें ये पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। अभी आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन, एक मिनट में देख लूँ कहाँ पर हूँ, हाँ यार, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब इसमें क्या है समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस वाले उसमें वर्ड इलेक्शन वर्ड आ गया, लोग खुश, लोगों ने कहा भाई इलेक्शन वर्ड आ गया। 1919 का सबसे बड़ा है यार, फिर 1935 का है, फिर 1947 का है, बट पहले हम 1892 वाला देख लें, 1892 वाला। अब 1892 वाले में क्या है ऐसा समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे, ठीक है, मेजोरिटी तो रहे, देखो इंक्रीज इज द मेंबर्स, सिंपल, पर मेजोरिटी तो ब्रिटिशर ही रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब बजट पे तुम डिस्कस कर सकते हो, पावर मिल गई बजट पे डिस्कस करने की, ठीक है। और तो ये मुझे समझ में नहीं आया वाला क्या है, चलो उसको ऐसे देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो जाओ, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इलेक्शन प्रोसेस को लाया गया, और कहते हैं कि पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट इंडिया का पेश किया गया। अब इंडिया को राइट तो मिल गया, बट उस पर वोट करने का अभी भी
वोटिंग की पावर उनको अभी भी नहीं मिली है, ठीक है, वोटिंग की पावर अभी भी उनको नहीं मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सैलरीज जो होगी वो ब्रिटेन से आएगी फिर से, ठीक है। इस टाइम पर 1899 से 1905 के बीच में जो था वो लॉर्ड कर्जन था, और 1905 में हम सबको पता है कि पार्टीशन हुआ है बंगाल का, और 1906 में हमें पता है मुस्लिम लीग बनी है, कहाँ पर, ढाका में, जिसको किसने बनाया, सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट, ये हमारा 1892 के एक्ट में ये चीज़ें हमारे सामने आई, और इलेक्शन को यूज़ किया गया, पर एक्ट में यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। नॉमिनेशन दिया गया, कुछ रिकमेंडेशन थी, इन चीज़ों को देखा गया। तो ये हो गया हमारा 1892 का एक्ट। अब हम बात करेंगे कौन सा एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। आई होप ये तुम देख पा रहे हो, मैं भी चेक कर लूँ यार, तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहा हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है ये इंडियन काउंसिल एक्ट, क्यों होता है ये, और कैसे होता है इंडियन काउंसिल एक्ट, चलो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट को अगर समझा जाए, सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, हाँ, तो ठीक है, ये आएगा 1909 का। इस 1909 है ना, इसमें दो है ना, दो नौ है ना, तो इसको हम एमएम से लेके चलते हैं, यानी इसको हम प्यार से बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। क्या था, अब समझेंगे। मॉर्ले क्या था, सेक्रेटरी था। मिंटो क्या था, वाइसरॉय, ठीक है। कहते हैं ये गांधी जी ने कहा ये सबसे गंदा रिफॉर्म था, ठीक है। इसमें क्या किया समझते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में ऐड करने को बोल दिया, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मेंबर्स को अलाउड कर दिया गया, क्या पूछ सकते हो, और बजट की तरफ अपना रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ पहली बार इंडियंस को अलाउड किया कि आप एसोसिएशन कर सकते हो, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। कौन है वो खुशनसीब, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो थे ये पहले थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय की काउंसिल को ज्वाइन किया था, पहले इंडियन थे। और ये ही वॉज अपॉइंटेड एज, इसको क्या बोला गया, ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। वाह, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सिस्टम आ गया कॉम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसके लिए गांधी जी लड़ मरे थे भीमराव अम्बेडकर से, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो रहेगा, इसको कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो जहाँ पर भी आता है तो लॉर्ड मिंटो ही नाम आ जाएगा, सेपरेट आ जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। समझते थोड़ा सा अच्छे से समझते इसको, ठीक है। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ये तो मेरी ये है लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज, अब मेरी लैंग्वेज समझो, ठीक है। अभी क्या है कि मुस्लिम्स ने अपना अलग इलेक्टोरल बोर्ड मांगा और उन्हें दे भी दिया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 60 बन गए, पहले 16 हुआ करती थी, ठीक है। अब एक मतलब अब तुम सोचोगे डबल कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये हुआ कि एक वोट तो मुस्लिम के लिए जाएगा, एक वोट वो किसी को भी दे सकते हैं, और वो दोबारा मुस्लिम को ही देंगे। हाँ भाई, उनको उस समय जीतना है तो करना ही ना, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी इतना ही काफ़ी है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो याद रख लेना है कि कौन से वाले में हुआ था, कौन से वाले में हुआ था। अब आएगी इंटरेस्टिंग बात है, अरे अब आएगा ना मज़ा पढ़ने में, तो अब मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक के एक्ट तो बोरिंग थे। लेट्स गो टू द एक्ट ऑफ 1919, द खतरनाक एक्ट ऑफ द ईयर, एक्ट ऑफ 1919। माना जाता है इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एक्ट ऑफ 1919 को। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भाई, ऐसा कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। देखो पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें क्या हुआ है, 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1919 वाला जो था, ठीक है, इस रिफॉर्म को बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट,
ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट इसको बोला गया, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू क्या है, सेक्रेटरी है, चेम्सफोर्ड क्या है, वाइसरॉय है, ठीक है। इसका काम क्या था कि आप क्या करो, प्रोविंस गवर्नमेंट को एक्सटेंड करो, ठीक है। डायरकी, पहली बार डायरकी आ गई थी 1919 में, पहली बार से 1935 तक रही थी, बट पहली बार डायरकी आ गई थी, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए, स्टार्ट, ठीक है। पब्लिक कमीशन आ गया भाई, और ऑडिटर जनरल की पोस्ट आ गई भैया, लो, ठीक है। और ओ भाई बहुत कुछ आया भाई 1919 में, क्या बात है। अब हुआ क्या, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बाई कैमरलिज्म यहाँ पर आ गया था, तो हम ऐसे कर सकते हैं बाई कैमरलिज्म, यानी समझो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं नॉर्मल बुक का देख लेता हूँ कि कुछ काम का है क्या, भाई बहुत ज़्यादा काम का है भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो हिस्सों में आ गया, ट्रांसफर्ड, अच्छा सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा गवर्नर, मिनिस्टर के साथ, और रिजर्व सब्जेक्ट क्या होंगे, वो गवर्नर होगा और अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इसको हम डायरकी इसको बोलते हैं, ठीक है, डायरकी, डबल रूल, और ये अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है, बताइए। बाई कैमरलिज्म आ गया था, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक है। बाई कैमरलिज्म अपर हाउस और लोअर हाउस आ गया था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया था वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स होने चाहिए, वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, वो 6 की थी, तो 3 मेंबर्स जो होने चाहिए वो इंडियंस होने चाहिए। वाओ। सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को। लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स को फ्रेंचाइज मिला उनकी प्रॉपर्टी और टैक्स के हिसाब से। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया लंदन में बनाया गया। ओह, लंदन में एक नया ऑफिस बनाया है, कमिश्नर, क्या बात है, ठीक है। और बात करते हैं, एक सेकंड रुकना, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, इतना ही रखें, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अभी क्या है कि इसी में ऐड कर लेते हैं, साइमन कमीशन आएगा, फिर बाद में उसको अपने तरीके से बताऊंगा मैं। यहाँ पर आया था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन आप सबको पता है कि क्यों आता है, किससे आता है, ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो कि इंडियंस को अलाउड नहीं था, तो इंडियंस ने कहा भाई जब तुम चेक करने आ रहे हो हैं, तो फिर हमें भी तो लो, हमें तो टेक पार्ट करो, कि भाई हम भी तो टेक पार्ट कर सकें, बट उसने कहा भाई नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड्स के बारे में, साइमन कमीशन कब आया था बताओ, कब आया था साइमन कमीशन, 1927 में आया। उसके बाद तुम्हारा कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, ठीक है, 1932 का। कॉमनवेल्थ अवार्ड आया था, प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा हम स्कीम देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, ये देंगे हम, ठीक है। यहाँ तक हमने थोड़ा बहुत समझा था, अब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, समझते, ठीक है। अभी क्या है कि क्या बताने वाला था मैं, साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 को, पर होना कब चाहिए था, 1929 को होना चाहिए था, तो 1928 को ही, ठीक है, आ गया, क्योंकि इलेक्शन के कारण 1928 में इंडिया में आ गए। अब इसका काम क्या था कि आप जो डायरकी है उस डायरकी को चेक करेंगे, देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, डायरकी को चेक करेंगे। अब इसमें 7 मेंबर्स थे, साइमन कमीशन 7 मेंबर थे, इतने डिटेल में जाना नहीं चाहिए मेरे को, बट ठीक है, 7 मेंबर थे जो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो जैसे वो बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे पहुंचने के बाद नारे लग गए साइमन गो बैक, ठीक है। तो बॉम्बे पहुंचते ही जब नारे लग गए साइमन गो बैक, ठीक है, एक सेकंड देना बस मुझे, ओके, आई एम स्टिल टिकिंग ना, ठीक है, ओके।
अब बॉम्बे पहुंचते नारे लग गए साइमन गो बैक। लाहौर में इसी कारण लाहौर में लाला लाजपत राय की जो थी वो लाठी लगने से इनकी डेथ हो गई। तो इस समय कौन था? लेफ्टिनेंट स्कॉट ने ऑर्डर दिया था। स्कॉट, ठीक है, ऑर्डर इसने दिया था, बट मरा कौन? सुंडर्स। ठीक है, चल समझते हैं। उस समय सेक्रेटरी था, लॉर्ड बर्कनहेड था, वो मोतीलाल नेहरू के पास पहुंचा और उसने तो मोतीलाल नेहरू ने मांग कर दी स्वराज की। अब उनसे पूछा कि कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कि कैसे करूँ भाई, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा बताओ भाई तुम इस लायक हो या नहीं हो। ठीक है, वैसे बाय द वे साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ? तो साबित करो भाई लायक हो नहीं हो। अब 1927 में ये हुआ, तो 1928 में नेहरू जी ने कहा बताता हूँ इनको, मैं नेहरू रिपोर्ट ले आऊँ। नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी? वो पहली रिटर्न डिमांड थी, रिटर्न डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पहली डिमांड नेहरू रिपोर्ट में आ गई थी। ठीक है, अब कुछ प्रपोजल्स आए। क्या क्या प्रपोजल आए नेहरू रिपोर्ट में? देखो, पहले चीज हमने कहा भाई हमें चाहिए डोमिनेंट स्टेट। बस मैं देख लूँ कि भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ, डोमिनेंट स्टेट चाहिए, मुझे खुद का चाहिए भैया। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस चाहिए हमको। पहले तो डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है, क्या हमारे पास अभी भी डोमिनेंट स्टेटस है? ठीक है, नेक्स्ट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए भी इलेक्शन होने चाहिए। आप अपने मन से नहीं रख सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमें चाहिए, ये तो डिमांड हुई थी। ठीक है, और एडल्ट वोट ऑफ राइट, एडल्ट वोट फ्रेंचाइजी हमें चाहिए। ठीक है, ओके। और उन्होंने बोला कि कॉम्युनल सेपरेट, कॉम्युनल जो है वो सेपरेट करो, टर्मिनेट करो, कॉम्युनल हटा दो। सबने साइन किया, एवरीवन साइन। बस एक थोड़ा सा था, क्या कहूँ मैं, मोहम्मद अली जिन्ना, तुम कह सकते हो इसके बारे में, नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, उन्होंने साइन नहीं किया। ठीक है, तो अब इस चक्कर में साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तो साइमन कमीशन तो आ ही गया, वापस उड़ा गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डिस्कस होने को हुआ पहला राउंड टेबल 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल। दिख रहा है क्या भैया? बार बार देखना पड़ रहा है मुझे, अगर ना दिख रहा हो तो प्लीज़ मेरी बातें सुनना। ठीक है, 1931 में दूसरा राउंड टेबल हुआ, 1932 में तीसरा हुआ। पहले में कोई भी कांग्रेस का नहीं गया। ठीक है, सेकंड में इरविन पैक्ट हुआ और गांधी जी चले गए। ठीक है, 1931 में जो था, क्योंकि हुआ क्या मैं बताता हूँ। 1931 में एक्चुअली में हुआ क्या तो मैं समझा देता हूँ कि कराची सेशन हुआ था। कराची सेशन हुआ था किसका? कांग्रेस का। उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो थोड़ा ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस को डिमांड करना चाहिए फंडामेंटल राइट। तो इसलिए बोला कि गांधी जी से बोला कि तुम जाओ। तब 1931 में गांधी जी गए कराची सेशन के कारण। वाह, अब याद है ना, तीनों के तीनों में कौन गया अगर पूछे तो बी.आर. अम्बेडकर गए थे। तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। फिर 1935 में एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम आया, बहुत खतरनाक एक्ट था भाई ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, आओ समझें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी क्या है। दिखाओ भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ है, जिसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट आ गई। तो देखो अब यहाँ पर फेडरल लिस्ट, पहले मैं ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, बुक की लैंग्वेज समझा रहा हूँ। फेडरल लिस्ट और क्या, प्रोविंशियल लिस्ट आ गई और कॉन्करेंट लिस्ट आ गई। ये तो पता ही ना, लिस्ट कौन से हमारे उसमें बताना जरा। बताओ बताओ। डायर की हट गई। मैंने बोला 1900, देखो 1919 से 1935 बोला था, इस 1935 में डायर की हटा दी। थोड़ा ध्यान रखना। बाइकम्युनलिज्म आ गया बहुत सारे स्टेट में। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया की एबॉलिश हो चुकी है। ठीक है, 1858 के उसमें, और टीम ऑफ एडवाइजर्स आ गए हैं। फ्रेंचाइजी है कि 10% टोटल पॉपुलेशन का।
1935 का है ये। ओ काफ़ी ज़्यादा पास आ गए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अब क्या लगता है, देखो मैंने बोला था एक्ट ऑफ 1919 से लिया गया, नहीं लिया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लिया गया 1935 से। बहुत चीज़ें हैं इसमें, मैं समझाता हूँ क्या क्या। ठीक है, 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्लीज़ यार राइटिंग पे ध्यान मत देना, 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमारे कहाँ से लिया गया, विदाउट फंडामेंटल राइट यहीं से लिया गया। डायर की हटा दी गई, सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया कलकत्ता से दिल्ली, आ गया सुप्रीम कोर्ट, आज भी दिल्ली में। ठीक है, ओके। ऑल इंडियन यूनियन फेडरेशन बन गई, ऑल इंडियन यूनियन फेडरेशन बन गई। ठीक है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनियन प्रोविंसेस, पता है ना, लिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, 1935 में 1 अप्रैल 1935 को एक काम हुआ है, बताओ क्या हुआ है यहाँ पर, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, समझना ध्यान से, 11 में से 6 प्रोविंस में बाई कम्युनलिज्म लाया गया। बाई कम्युनलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। और 5 प्रोविंस ऐसे थे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी। 1937 में, दिख रहा होगा क्या, हाँ दिख रहा होगा ना यार, बर्मा सेपरेट कर दिया इंडिया से। मैंने कहा तू जा भाई, तू जा रे, तू जा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, समथिंग लाइक इस तरीके से था। और हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आता है, आई थिंक यही आएगा, 1940 का है अभी तो, 35 का है, डिमांड है 1946 का है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात करेंगे। फिर 1947 के एक्ट में 20 फरवरी 1947 में हमने कहा, उसने कहा कि हम 30 जून 1948 तक निपटा देंगे, 30 जून 1948 तक हम निपटा देंगे, हम तुम्हें दे देंगे भैया। ठीक है, ब्रिटिश रूल हटा देंगे, पर हमने तो भाई जल्दी निपटा दिया। कब निपटाया ये नीचे कमेंट करके बताओ, जिसको नहीं पता प्लीज़ यार, प्लीज़ गाइस यू शुड नो। ओके, चलो मैं तुम्हें बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ। ठीक है, कुछ कैबिनेट थी जब फ्री इंडिया की जो कैबिनेट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में तो यहाँ पर डिफेंस किसने लिया, बलदेव सिंह ने। ठीक है, तो और रेलवे ट्रांसपोर्ट असफ अली ने लिया। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट रहे काउंसिल के एक्सटर्नल अफेयर के, बाद में भी वो वही रहे, और डिफेंस को बलदेव सिंह ने ही संभाला। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं चेंज है ना। रेलवे को जॉन मथाई पहले थे रेलवे के। ठीक है, वैसे रेलवे में पहले आसिफ अली थे, पर फ्री कैबिनेट जब बात किया था तो वो आसिफ अली जॉन मथाई बन गए, पहले आसिफ अली थे फिर जॉन मथाई बन गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग को मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग। अब कल हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमें क्या क्या करना पड़ा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कल का पार्ट होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जिन क्वेश्चंस को आप सिर्फ सुनोगे और जवाब देने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर वो नहीं भी आएगा तो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू आंसर इट प्रॉपरली। ठीक है, तो शुरू करें, बुक से देखूंगा मैं, डोंट वरी। और कुछ नहीं है, 30 क्वेश्चन है मेरे पास। पहली बात, ओके, ऐसा कौन सा एक्ट था जिस एक्ट ने इंडियन, आपको सीधा आंसर देना। ठीक है, ऐसा कौन सा एक्ट था जिस एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प करे, ऐसा कौन सा एक्ट था, आंसर इज। ठीक है, नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे जल्दीबाजी में। ठीक है, अगर तुम्हें आंसर आता है डायरेक्ट। ठीक है, मैंने लिटरली आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला अटेम्प्ट कि आप रिप्रेजेंटेटिव रखोगे और पॉपुलर एलिमेंट रखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया, बताओ ये कौन से एक्ट के थ्रू बनाया गया। देखो, पहला रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। अबे कहाँ गया पेज, पिछला पेज था क्या, माय फॉल्ट। ठीक है, वो था, कौन सा एक्ट था बताओ, चार्टर एक्ट तक तो वो तो खत्म हो गया, चार्टर एक्ट तक, चार्टर एक्ट तो सोचो मत। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हुई, एग्जैक्टली बात हुई तुम्हारी जो 3 इंडियन है ना, पटियाला, बनारस, और वहाँ से इंडियन रजिस्ट्रेशन को पहली बार मिल गया था, तो मिला 1861 में। समझो, ये देखो मैंने दिखाया था, पटियाला ये और ये गवर्नमेंट्स में जो था, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नमेंट्स इंडिया वाज मेड, इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो 1861 की बात है। ठीक है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट कौन से वाले में आया था, कम ऑन यार, ये तो तुम बता सकते हो, कॉम्युनल इलेक्टोरेट कौन से वाले में आया था, कम ऑन।
ठीक है। इलेक्टोरेट के लिए एक ही फेमस है, कौन? मॉर्लेमेंटो। मॉर्लेमेंटो का है भाई, 1919 है ना, ये रहा। फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट मिंटो, तो मिंटो कौन सा एक्ट है? 1909 का है, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, ठीक है। 1858 में क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ट्रांसफर कर दिया था गवर्नेंस ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्राउन को कर दिया था? आंसर, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है। नेक्स्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अनविलिंग टू एडमिनिस्ट्रेट इंडिया एनी मोर। कोई भी ऐसा हुआ था? नहीं, उसे टर्मिनेट कर दिया गया था, उनको अबॉलिश कर दिया गया था, उनकी पावर्स को हटाया गया था, बट अनविलिंग तो कभी भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो दैट इज रॉन्ग। ओके, डायर की इंट्रोड्यूस हुई कब? मैंने बताई तुम्हें, और सामने ही लिखा होगा मेरे हिसाब से, मुझे याद है कहाँ है, देखो सामने ही लिखा होगा तुम्हारे, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा? 1919, ठीक है, 1919 में ही डायर की हुई है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को 1950 में एज अ क्या रखा गया? बताओ, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या रखा गया? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजन, क्या रखा जाएगा? बताओ। डेफिनेटली बड़े फंडामेंटल राइट तो नहीं होगा, वो तो नेहरू कोर्ट को उठाता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली डीपीएसपी रखा जाएगा। वेरी गुड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर बेस है? किस पर बेस्ड है? ठीक है, बताओ। पहला, ये छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं हो, एनडीए का क्वेश्चन है, टफ ही आता है। मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था कब? 73 में? नहीं। 13 में? नहीं। 33 में कर सकते हैं, क्योंकि 58 में तो नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा चाहिए, तुम्हारे हिसाब से बताओ क्या होगा? देखो ध्यान रखना, मोनोपोली जो थी वो कब अबॉलिश कर दी गई थी? पहला चार्टर एक्ट नहीं, दूसरे चार्टर एक्ट में। पहले में तो उसको 20 साल का एक्सटेंड किया था, दूसरा 1813 में उसको क्या कर दिया गया? चल भाई तू निकल अब, ये बोल दे के उसको हटा दिया गया था, ठीक है। दिख रहा ना भाई? हाँ ठीक है। तो आंसर है इसका 1813, बहुत ईजी था, ठीक है। मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या आया, रेगुलेटिंग पेट्स चार्टर या इंडियन काउंसिल एक्ट? ये बच्चा बता सकता है, बच्चा बता सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पेट्स आएगा, फिर चार्टर आएगा, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था 1919 में जो आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ओके, ये रहा, यही है, टायर के वायर का सिस्टम है। तो इसका मेन काम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था भाई इसका बताओ? तो मैं बताता हूँ इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि पहली बात तो डायर की लगाना चाहता था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक्सटेंड करना चाहता था। ये सीरियस सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी छोड़ भी तो चलेगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब हटाई थी? ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, सीरियस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 1813। अभी हमने पढ़ा था 2 दिन पहले। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को किस मिशन या किस के द्वारा बनाया गया? क्या शिमला कॉन्फ्रेंस से बना इंडिपेंडेंट स्टेट? नहीं। तो फिफ्थ प्रपोजल के हिसाब से बना? नहीं। तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से बना? नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, करेक्ट, नाइस। अभी क्या हुआ कि पहला डेफिनेट स्टेप जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मतलब हाँ, तो वो कब लिया गया? इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो कब लिया गया? पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, सबसे पहला ना, वो 1773 का सबसे पहला स्टेप। वाह। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके बेसिस पर बनी थी बताओ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के हिसाब से बननी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हाँ 1919, क्या बात है भाई, तू तो खतरनाक ही कर दे रहा है। थैंक यू थैंक यू। ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट एंड कर दिया, कौन से उसमें किया होगा बताओ? लास्ट वाले में करूँगा क्या? नहीं, 1833 वाले में करना चाहिए, 53 में नहीं करूँगा। 53 में भी क्यों करूँगा मैं? ठीक है, करेक्ट है, 1833 में करते हैं, ठीक है, क्या बात है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुप्रीम कंट्रोल आएगा, ये कौन से एक्ट से बना गया? ये मॉर्लेमेंटो से डालूंगा, 1858 के एक्ट से डाल देता हूँ, 1861 से डालूंगा, नहीं 1858 के एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, और वो बाकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए थे ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल, ओके, 1858, ओके।
डायर की किसके द्वारा किया गया? मॉर्लेमेंटो 1909 था भाई वो। तो 1919 में कौन है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफोर्ड, तो मॉन्टफोर्ड रिफोर्ड ठीक होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, बस मैं इसे चेक कर रहा हूँ ताकि गलत ना हो, ठीक है। फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडेंशियल पावर वाज गिवन टू, फेडरेशन में ऐसी कौन सी पावर किसको दी गई? छी, सबसे इजी क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल को रेसिडेंशियल पावर दी गई 1935 में। बाइकैमरलिज्म पहली बार कब बना था बताओ? 1909 में बना सकते क्या? 1909 में बाइकैमरलिज्म नहीं, बाइकैमरलिज्म नहीं आएगा 1909 में। वाई नहीं आएगा क्योंकि वहां पर सिर्फ इलेक्टोरेट्स के बारे में आया था। तो 1909 को हटाओ, फिर 1919 का देख लो। क्या लगता है 1919 में होना चाहिए? मेरी बातें सुनना बस। हाँ 1919 में ये बाइकैमरलिज्म, ठीक है, ये ना 25 ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब मुझे बात बताना है सही है गलत है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928, उसमें फंडामेंटल राइट थे, करेक्ट, वेरी गुड। चार्टर ऑफ स्लेवरी किसको बोला गया बताओ? चार्टर ऑफ स्लेवरी किसको बोला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला गया इसको। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया हमने बताओ? ध्यान रखना, अडॉप्ट की बात कही है 1950, ठीक है। डायरकी ने किसने इंट्रोड्यूस किया? 1919 में आया। छी, सच में? नहीं, सेंटर पे डायरकी किसने डाली है? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। 1919 में डायरकी स्टार्ट होता है, सेंटर पे जो डायरकी आ गई थी, सिर्फ सेंटर पे, वो 1935 में आई थी, पक्का? हाँ। कैबिनेट मिशन का कौन मेंबर नहीं था ये बताओ? अच्छा, कौन कौन था बताओ? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है बताओ? 35। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू फोर्स में कब आया है ये बताओ? जनवरी 26, 1950। सुप्रीम कोर्ट कब आई थी? 1773 के उसके अंदर ही आई थी। 74 में आ गई थी वैसे तो कलकत्ता में, बट फिर कलकत्ता से दिल्ली डाल दिया गया था। मुझे बताओ कलकत्ता से दिल्ली कौन से वाले एक्ट के अंतर्गत इसको डाला गया था? सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर थी उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा एक्ट था? 1935 का एक्ट था, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो रॉयल असेंट के लिए मिला था वो कब मिला था? देखो वो मिला था जुलाई में, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को ही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव हुआ था, ठीक है। रिसीव द रॉयल असेंट ऑन जुलाई। तो ये भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए और हमने बहुत सारे पढ़ा भी है। तुम्हें अगर मेरी आवाज़ समझ में आई ही, और इसको तुम 0 कर सकते हो, 0.75 में कर लो तो वो इजी रहेगा, बट मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि रिवीजन ही करना है और मैंने वीडियो को 4-4, 5-5 बार देखनी है शाम को बैठ के और सुबह शाम पढ़ना है। दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।